हेलो, गुड इवनिंग एवं सभी छात्रों को राम राम। और कल की क्लास में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पश्चिमी घाट श्रृंखला के हम लोगों ने इसके विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है उसके कौन कौन से भाग हैं इन सभी के बारे में जिक्र किया। उसके बाद हम लोगों ने पश्चिमी घाट श्रृंखला में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों को पढ़ा था। आज हम लोग पश्चिमी घाट श्रृंखला के पार्ट जो हैं उनकी बात करेंगे कि पश्चिमी घाट श्रृंखला जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। और तो यहाँ हम लोग भारत के जो तटीय प्रदेश हैं इन तटीय प्रदेशों में पश्चिमी घाट जो है या पश्चिमी तटीय प्रदेश है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट है इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन से पश्चिमी तटीय प्रदेश पाए जाते हैं। एक बार हम लोग पश्चिमी तटीय प्रदेशों की और बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके पार्टों की हम लोग बात करेंगे। तो पश्चिमी तटीय प्रदेशों के अंतर्गत हम लोग जैसे देखें तो पश्चिमी तटीय प्रदेशों में कौन कौन से प्रदेश हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है, यदि हम लोग देखें तो इस पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से और यदि कहाँ तक पाया जाता है तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा था कि इसका विस्तार ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक पाया जाता है। ताप्ती नदी का मुहाना कौन से राज्य में, तो उसका आंसर है गुजरात। और कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंतर्गत। तो यानी कि गुजरात से तमिलनाडु के मध्य जो स्थलाकृति या क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है उसी को हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। यदि हम लोग पश्चिमी तटीय प्रदेशों की बात करें तो देखेंगे इस ताप्ती नदी के मुहाने से अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है गुजरात के अंतर्गत, इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है और इसे क्या नाम दिया जाता है, तो इसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग पश्चिमी तटों की बात करें तो गुजरात के अंतर्गत जो तट फैला हुआ है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ये काठियावाड़ तट जैसे हम लोग देखें तो ये काठियावाड़ तट ताप्ती नदी के मुहाने से, जैसे कि गुजरात के भरूच जिला हुआ, तो ये भरूच वगैरह जो ज़िले हैं या फिर आपने कांडला बंदरगाह पढ़ा होगा, इसके आसपास के जो तट हैं, जो तटों का विस्तार है, उन तटों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे, तो वहाँ हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से उनको जानते हैं। आगे यदि देखो हम लोग बात करें तो काठियावाड़ तट के बाद देखो ताप्ती नदी के मुहाने से यदि हम लोग इधर में राज्य देखें तो यहाँ मैंने आपको एक राज्य बताया था छोटा सा, और वो राज्य कौन सा था, तो उसका नाम था गोवा। राज्य कौन सा था, गोवा। तो यदि हम लोग देखें कि ताप्ती नदी के मुहाने से गोवा तक का जो तट है इस तट को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ हम लोग नाम याद रखेंगे कि इस तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। देखेंगे ताप्ती के मुहाने से पहले जो तटों का विस्तार है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, जबकि ताप्ती के मुहाने से और गोवा तक का जो विस्तार है उसे हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। आगे यदि हम लोग इसी क्रम में बात करें तो देखो गोवा से लेकर के और कर्नाटक में एक स्थान याद रखना है, और कर्नाटक में ये स्थान कौन सा है, तो ये स्थान है मंगलौर। कौन सा स्थान है, मंगलौर। मंगलौर कौन से राज्य में, कर्नाटक में। तो देखो गोवा से लेकर के और जो कर्नाटक के मंगलौर तक का जो तटीय क्षेत्र है, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर के मध्य का जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि इसे कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि कन्नड़ तट को कुछ जगहों पर आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि इसी तट को कर्नाटक तट के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी तट पश्चिमी घाट श्रृंखला के अंतर्गत स्थित हैं। जो भारत का पश्चिमी तट है उसके अंतर्गत स्थित हैं ये सभी तट, चाहे काठियावाड़ की बात करें, कोंकण की बात करें या कन्नड़ या कर्नाटक तट की। अब देखेंगे हम लोग कि जो मैंगलोर है और मैंगलोर से कन्याकुमारी के मध्य, किसके मध्य, मैंगलोर से कन्याकुमारी के मध्य जो तटीय क्षेत्र पाया जाता है
इस तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे कि इस तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है, इस पश्चिमी घाट श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से तटों का विस्तार पाया जाता है। तटों में हम लोगों ने बात करी थी कि जो ताप्ती नदी के मुहाने से ऊपर की ओर जो विस्तार है उसे हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट जो है इसका विस्तार गुजरात के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद ताप्ती के मुहाने से लेकर के गोवा तक में जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से मैंगलोर कर्नाटक के मध्य का जो तट है उसे कन्नड़ या कर्नाटक तट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो ये पश्चिमी घाट श्रृंखला के अंतर्गत कुछ विशेष तट पाए जाते हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट श्रृंखला के पार्टों की कि कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं। तो आप लोग एक बार इन तटों का स्क्रीनशॉट लें। तो आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखें, तो ये तट आप लोगों को याद रखने हैं कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से तटों का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि जो पश्चिमी घाट श्रृंखला थी उसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट श्रृंखला को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे? तो आपका आंसर होगा दो भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला भाग हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? तो पहला भाग पढ़ना है सहयाद्री। अगला पार्ट्स कौन सा पढ़ना है? तो अगला पार्ट्स पढ़ना है हमको दक्षिणी पहाड़ियाँ। अगला कौन सा पढ़ना है? दक्षिणी पहाड़ियाँ। जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है इसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और दूसरा कौन सा होगा? दक्षिणी पहाड़ियों के नाम से। यहाँ हम लोग बात करें तो देखो, सह्याद्री और दक्षिणी पहाड़ियों में आप लोगों को अगर हम लोग इनका अध्ययन करें तो किन किन चीज़ों का याद रखना है। तो पहले हम लोग सह्याद्री की बात करेंगे। इसका विस्तार मैंने यहाँ पर एक तो ताप्ती का मुहाना बताया था कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और एक स्थान भी मैंने यहाँ बताया था कि एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से भी इसकी शुरुआत लिखी मिलती है आपको, और उसका नाम बताया था दमन दीव। कौन सा था? दमन दीव। वर्तमान में 26 जनवरी 2020 को दमनदीव और दादर नागर हवेली दोनों को मिलाकर के और संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया है? निर्माण कर दिया गया, गठन कर दिया गया है, जिसे दादर नागर हवेली एवं दमनदीव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि हम लोग बात करें सह्याद्री की, तो देखो सह्याद्री का जो विस्तार था वह इस मुहाने से लेकर के और इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि इसका विस्तार मंगलौर कर्नाटक तक पाया जाता है। मंगलौर कर्नाटक का जो क्षेत्र है, स्थान है, यहाँ तक का जो टोटली पश्चिमी घाट श्रृंखला है, इस पश्चिमी घाट श्रृंखला को सहयाद्री के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ इसे हम लोग सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। एक सवाल साधारण सा आप लोग ये समझ लो, अगर सवाल ये पूछ लेता है कि सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? आंसर क्या है? सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र के अंतर्गत इसका सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। ये दोस्तों आगे हम लोग बात करें यहीं पर, तो ताप्ती नदी के मुहाने से मैंगलोर तक के जो पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, ये पूरा पार्ट क्या है? सह्याद्री है। बीच में हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यहाँ एक छोटा सा भारत का राज्य है, और ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य मैंने अभी बताया था कि ये गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा है। तो इस गोवा के अंतर्गत हम लोगों को क्या याद रखना है कि गोवा के मध्य से होकर के एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 16 डिग्री क्या कहते हैं? 16 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ये 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये सह्याद्री को दो भागों में क्या करेगी? डिवाइड करती है। यदि 16 डिग्री के दक्षिण में बात करें तो 16 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार पाया जाता है,
और यदि 16 डिग्री के उत्तर की बात करें तो 16 डिग्री के उत्तर में उत्तरी सह्याद्री का विस्तार पाया जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में सभी बताया था। क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने किया था पश्चिमी घाट श्रृंखला का, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इसकी बात करी थी कि ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसे दो भागों में डिवाइड करने का कार्य करती है। पहला पार्ट कौन सा है, अगर इसके उत्तर में जाओगे तो उत्तरी सह्याद्री, और ये दक्षिण में जाओगे तो मेरे दोस्तों क्या होगा, दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखें तो जो हमारी सह्याद्री वाला पार्ट्स है, इस पार्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है, देखो तो हम लोगों ने बात करेंगे यहाँ कि इस सह्याद्री के अंतर्गत एक चोटी पाई जाती है, और मेरे दोस्तों उस चोटी का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका चोटी का नाम है कालसुबाई। क्या नाम है इसका, कालसुबाई नाम की चोटी है। और पहले तो ये देखेंगे ये चोटी कौन से राज्य में है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के अंतर्गत है। कौन से राज्य में होगी ये, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अगला क्या याद रखना है, अगला ये याद रखना है कि सह्याद्री, जो सह्याद्री है, इस सह्याद्री की ये सर्वोच्च चोटी है। कैसी है ये, तो सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी चोटी सर्वोच्च है, तो आंसर होगा कालसुबाई। कौन से राज्य में हो जाएगी ये, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। इसके बाद देखो एक पॉइंट और याद रखना है। वो पॉइंट कौन सा याद रखना है, यदि इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 1646 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। यदि हम लोग कालसुबाई की ऊंचाई की बात करें तो कालसुबाई की ऊंचाई जो है वो 1646 मीटर क्या है, ऊंचाई इसकी है। तो ये चोटी आपको याद रखनी है। कौन से राज्य में हो जाएगी, तो कौन से राज्य में होगी, महाराष्ट्र के अंतर्गत होगी। मेरे दोस्तों आगे हम लोग बात करें तो कल की क्लास में जब हम लोगों ने दर्रे पढ़े थे तो मैंने वहाँ आप लोगों को बताया था कि 4 में से 2 ऐसे दर्रे हैं जो महाराष्ट्र के अंतर्गत और किस में पाए जाते हैं, सह्याद्री में। और वो 2 दर्रे कौन कौन से थे, तो वहाँ आपको याद होगा एक तो था थालघाट और एक का नाम था भोरघाट। थालघाट और भोरघाट दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत सह्याद्री में स्थित है। एक दर्रा पृथ्वी तल से 581 मीटर की ऊंचाई पर है जो थालघाट है। एक दर्रा पृथ्वी के तल से 630 मीटर की ऊंचाई पर है जो भोरघाट है। एक दर्रे से NH3 गुजरता है, एक से NH4 गुजरता है। तो ये दोनों दर्रे सह्याद्री में याद रखने हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें आगे तो देखो आगे क्या याद रखना है कि जब ये सह्याद्री का विस्तार कर्नाटक के अंतर्गत पाया जाता है तो देखो कर्नाटक में 2 चोटियाँ या 2 स्थान आपको याद रखने हैं। और वो स्थान कौन कौन से हैं, तो देखो एक का नाम है कुद्रेमुख। कौन सा याद रखेंगे, तो एक तो आप लोग याद रखेंगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कौन से राज्य में, कर्नाटक के अंतर्गत है। सेकंड आपको क्या याद रखना है, तो सेकंड आपको एक पर्वत श्रेणी याद रखनी है। पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं, तो पर्वत श्रेणी का नाम याद रखेंगे आप कि पर्वत श्रेणी को कहा जाता है बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या कहते हैं इसे, तो इसे बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। एक तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक के अंतर्गत है, सह्याद्री में, दक्षिणी सह्याद्री में है। एक बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, दोनों ही पहाड़ियों और कुद्रेमुख से ये दोनों दक्षिण भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले एक सबसे बड़े लौह अयस्क के क्या हैं, खनन क्षेत्र हैं। यानी कि इन दोनों क्षेत्रों से लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। अब उत्खनन क्या होता है, तो यहाँ देखो माइनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। कोई भी धातु या पदार्थ यदि पृथ्वी के अंदर से और खोद करके निकाला जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन के नाम से जानते हैं। फिर से देखेंगे, उत्खनन यानी कि माइनिंग। माइन मतलब होता है खान, जो खानों से खोद करके कोई भी पदार्थ या धातु निकाली जाती है उस प्रक्रिया को माइनिंग या उत्खनन के नाम से जाना जाता है। तो लौह अयस्क के उत्खनन जो हैं वह कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये सारी बातें आप लोगों को सह्याद्री से संबंधित याद रखनी है कि सह्याद्री का विस्तार कहाँ पाया जाता है, किन किन के मध्य पाया जाता है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन कौन से दर्रे हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की कौन से लौह अयस्क के उत्खनन केंद्र हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है यहीं पर,
और वो क्या याद रखना है, देखो एक स्थान याद रखना है, कोलार। कौन सा स्थान याद रखना है, तो ये कोलार की खानें याद रखनी है। कोलार की खानें भी कौन से राज्य में है, तो ये भी कर्नाटक के अंतर्गत है। कौन सी खानों की बात कर रहे हैं, तो ये कोलार की खानें याद रखनी है। कोलार की खानों से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोलार की खानें जो हैं, यहाँ से भारत की ये खान भारत की एकमात्र सोने की खानें हैं। कैसी हैं, भारत की एकमात्र सोने की खान। आपसे पूछेगा कि भारत में किस स्थान से सोने का उत्खनन किया जाता है, भारत में किस स्थान से सोना प्राप्त किया जाता है, आंसर आपका क्या होगा, कोलार की खान। तो यहाँ हम लोगों ने सह्याद्री से संबंधित जितने तथ्य थे, जितने आपके सवाल आने के चांस होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सह्याद्री का विस्तार किस तरीके से पाया जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी पहाड़ियों के बारे में, कि इन दक्षिणी पहाड़ियों का विस्तार किस तरीके से किन किन पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। तब तक आप लोग सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें इसको। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखो सेकंड में हम लोग बात करेंगे जो दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में। दक्षिणी पहाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो एक बार सभी याद करेंगे, पिछली क्लास में मैंने इसका वर्गीकरण पढ़ाया था कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो दक्षिणी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इन पहाड़ियों के अंतर्गत कई सारी पहाड़ियों के नाम से हम लोगों ने देखा था, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ी थी, तो देखेंगे एक बार सभी लोग। देखो सबसे पहले हम लोग उसमें बात करेंगे, तो दक्षिणी पहाड़ियों के अंतर्गत पहली पहाड़ी थी जिसका नाम क्या था, तो पहली पहाड़ी हम लोगों ने देखी थी ब्रह्मगिरी। कौन सी पहाड़ी थी, तो इनके अंतर्गत पहली पहाड़ी थी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है, इसका विस्तार कौन से राज्य में पाया जाता है, तो राज्य का आंसर होगा कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से संबंधित तथ्य याद क्या रखना है, देखो इस पहाड़ी से यदि हम लोग बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होगा, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो पहली पहाड़ी हम लोगों ने कर्नाटक के अंतर्गत स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ से किस नदी का उद्गम होगा, कावेरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड में, तो सेकंड पहाड़ी हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, तो सेकंड पहाड़ी मेरे दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी नीलगिरी पहाड़ी। सेकंड में किसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो सेकंड में हम लोगों ने नीलगिरी पहाड़ी के बारे में जिक्र किया था। अब देखो नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है, यदि हम लोग देखें तो सपोज ये नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ हम लोग इस नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में पढ़े हैं, तो ये पहाड़ी आपको दिख रही होगी सभी को, और ये पहाड़ी कौन सी है, तो इसका नाम मैंने लिख दिया नीलगिरी। कौन सी है ये, तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। अब आपको इस नीलगिरी के बारे में क्या याद रखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। देखो नीलगिरी की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का यदि हम लोग देखें, सबसे पहले इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नीलगिरी पर्वत के विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो देखो विस्तार में आपको कौन कौन से राज्य याद रखने हैं, तो इसका विस्तार मेरे प्यारे दोस्तों कर्नाटक के अंतर्गत सबसे पहले कहाँ मिलेगा, कर्नाटक के अंतर्गत। उसके बाद इसका विस्तार केरल के अंतर्गत, और इसके बाद इसका विस्तार तमिलनाडु में। यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में इस नीलगिरी पर्वत का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, देखेंगे कि इस नीलगिरी जो पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत पर एक जनजाति है जिसका नाम है टोडा। कौन सी जनजाति है, तो टोडा जनजाति का निवास पाया जाता है। आप लोग इस पर जितने स्टार लगा सकते हैं उतने स्टार लगा लें। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास पाया जाता है, क्योंकि विश्व के अंतर्गत बहुत सारी जनजातियां हैं जो विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती हैं, चाहे वो पर्वत श्रेणी हो,
कुछ ऐसी हैं जो बर्फीले क्षेत्रों में रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मरुस्थलों में पाई जाती हैं। तो इनमें से एक जनजाति टोडा जनजाति है, जिसका निवास मुख्य रूप से दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वतों पर पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ आप लोगों को एक और पॉइंट याद रखना है कि जो ये पॉइंट है यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो देखो ये दो पर्वत श्रेणियां आपस में आकर के मिलती हैं। इस स्थान पर ये दो पर्वत श्रेणियां आपस में आकर के क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो देखेंगे ये पर्वत श्रेणी जो है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। कौन सा घाट कहते हैं, पूर्वी घाट। नीलगिरी पर्वत जो है ये किसका भाग है, तो ये किसका भाग है, पश्चिमी घाट का। सवाल क्या याद रखना है, सवाल याद रखेंगे कि पूर्वी घाट, सवाल क्या याद रखेंगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, मिलन बिंदु, यानी कि ये दोनों घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। आंसर होगा नीलगिरी पर्वत। कौन सा होगा, नीलगिरी पर्वत। वापिस देखो इस चित्र में लौटेंगे सभी। अब देखो ये दोनों घाट जहाँ मिलते हैं, आप लोगों से मैं एक मुख्य, जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल ले लेते हैं आपस में अपने से संबंधित। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं उनको आपस में हम लोग जोड़ते हैं। कोई चीज़ टूट जाती है तो टूटने के बाद जब उसको आपस में जोड़ा जाता है या किन्हीं दो चीज़ों को आपस में हम लोग जोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस स्थान से उनको जोड़ा जाता है, जैसे सपोज ये मार्कर को मैं आपस में जोड़ूं, तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो इनके जहाँ जो जोड़ होगा वहाँ का जो स्थान होगा वो अन्य स्थानों की अपेक्षा कैसा होगा, तो अन्य स्थानों की अपेक्षा वो उठा हुआ होगा। यानी कि इस स्थान पर जहाँ ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ मिल रही हैं, दोनों घाट आपस में मिल रहे हैं, तो ये स्थान इस पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत अन्य स्थानों की अपेक्षा कैसा होगा, उठा हुआ होगा। यानी कि उठा हुआ होगा ये भाग। तो इसके लिए एक शब्द का यूज करते हैं हम लोग, और आपने पढ़ा भी होगा कि एक शब्द है दोदा बेट्टा। क्या होगा, दोदा बेट्टा नाम का एक चोटी है जो दक्षिण भारत के अंतर्गत पाई जाती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि दोदा बेट्टा वह स्थान है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। क्या होते हैं, जहां ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये है कहां पर, ये भी देख लो। दोदा बेट्टा जो है ये ऊटक मंडल या ऊटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, एक ऊटी नाम का स्थल है। और ऊटी जो है ये हमारे भारत के अंतर्गत दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एक हिल स्टेशन है ऊटी, जो ऊटक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस ऊटी के इस अंतर्गत यह दोदा बेट्टा नाम की चोटी है। और ऊटी कौन से राज्य में, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। कहाँ पर है ये, तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। अब देखो दोदा बेट्टा के बारे में आपको और क्या याद रखने हैं, तो यहाँ एक दो तथ्य और आप लोग याद रख सकते हैं। और वो तथ्य कौन कौन से हैं, तो ये भी हम लोग देखें। दोदा बेट्टा जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है ये, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी चोटी हो जाएगी। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, कभी कभी दक्षिण भारत न पूछ करके डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब भी आंसर वही होगा। देखेंगे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब भी दोदा बेट्टा होगी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। अब आप लोग यहाँ एक और पॉइंट देख लो कि सर ये सारी चीज़ें हमने समझ ली कि दोदा बेट्टा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ दोनों मिलते हैं उन दोनों के मिलन बिंदु को हम लोग दोदा बेट्टा कहते हैं। यह नीलगिरी पर्वत में सबसे ऊंचा स्थान है, इसलिए ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत में ये दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है, इसलिए दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसकी ऊंचाई की बात करें हम लोग, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई भी लिख लेंगे आप लोग। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 2636 मीटर। ऊंचाई कितनी है, तो 2636 मीटर जो है वह दोदा बेट्टा की क्या है, ऊंचाई है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जनजाति का निवास है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों आपस में किस पर मिलते हैं, पर नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। जहाँ मिलते हैं वहाँ चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा। ये कहाँ पर है, तो ऊटी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु।
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तब भी आंसर क्या होगा, दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तब भी आपका आंसर क्या होगा, दोदा बेटा। और यदि इसकी ऊंचाई पूछ लेगा तो ऊंचाई कितनी है, तो 2636 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब देखो जब नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत हम लोग अगर बात करें तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि 1986 में 1986 में नीलगिरी जो पर्वत है इसे हमारे भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। आपसे सवाल में पूछेगा कि भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप आंसर देंगे कि सर प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी है। कौन सा है, तो ये प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। 1986 में नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र के नाम से इसे बनाया गया। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। कब बनाया गया, 1986 में। तो 1986 में इसे प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। आगे देखो, इस नीलगिरी पर्वत में अगर हम लोग देखें तो नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत एक घाटी पाई जाती है और जिस घाटी को कहते हैं शांत घाटी। किस नाम से जानेंगे, शांत घाटी। देखो शांत घाटी के नाम से किताबों में भी कम लिखा मिलेगा, सवालों में भी कम लिखा मिलेगा, लेकिन सेकंड नाम आप सुनते ही समझ जाएंगे कहाँ ऐसी घाटी है। इसे कहते हैं साइलेंट वैली। कौन सी वैली है, साइलेंट वैली। ये शब्द यूज किया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा साइलेंट वैली जो है वो कौन से राज्य में है, तो राज्य देख लो, ये राज्य हो जाएगा केरल। कौन सा राज्य है, केरल है। और नीलगिरी पर्वतों पर ये स्थित है। साइलेंट वैली कौन से पर्वतों पर है, तो ये शांत घाटी जो है साइलेंट वैली नीलगिरी पर्वतों पर है। और यहाँ आप लोग याद रखेंगे कौन से राज्य में है, तो ये केरल के अंतर्गत है। आगे हम लोगों को क्या याद रखना है, देखो शांत घाटी जो है, इस शांत घाटी के अंतर्गत शांत घाटी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शांत घाटी वन पाए जाते हैं। और ये शांत घाटी वन जो हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों भारत के अंतर्गत पाया जाने वाला ये कैसा वन है, तो आप आंसर कहेंगे उष्णकटिबंधीय। कैसा वन है ये, उष्णकटिबंधीय वन है। आपको यहाँ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपसे सवाल ये पूछे कि विश्व का एकमात्र ऐसा उष्णकटिबंधीय वन, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, विश्व की बात कर रहा हूँ, कि विश्व का एकमात्र ऐसा उष्णकटिबंधीय वन जहाँ पर मनुष्य के जाने का प्रतिबंध है, जहाँ पर मनुष्य का प्रवेश निषेध है। आप आंसर कहेंगे शांत घाटी वन। इस शांत घाटी वन के अंतर्गत मनुष्य का जाना क्या है, निषेध है। मनुष्य को इसमें प्रवेश का अधिकार नहीं है। इसलिए आज तक ये शांत घाटी साइलेंट वैली जो है वह साइलेंट वैली के रूप में ही जानी जाती है, क्योंकि जहाँ मनुष्य होता है वहाँ अशांति होती है। ये बात आप सभी जानते होंगे। तो इसलिए इसको आज तक क्या बनाए रखा है, तो इसे मनुष्य की पहुँच से बाहर है। आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है, इस पश्चिमी घाट श्रृंखला को जब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत प्रत्येक देश के वैज्ञानिक जो हैं वो रिसर्च के कार्य कर सकते हैं, लेकिन शांत घाटी में उनको भी जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्य प्रजाति पर ही निषेध है पूरी की पूरी पर ना। तो ये कैसे बने, उष्णकटिबंधीय। इसके बाद देखो एक पॉइंट और यहीं देख लेते हैं, जो केरल के अंतर्गत शांत घाटी क्षेत्र है उस शांत घाटी क्षेत्र को शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। तो ये हमारे भारत का एक शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये शांत घाटी से संबंधित तथ्य याद रखेंगे। शांत घाटी याद रखनी है, साइलेंट वैली। शांत घाटी किस राज्य में, केरल के अंतर्गत। कौन से पर्वत पर है, नीलगिरी पर। शांत घाटी वन जो है वो कैसे बने, उष्णकटिबंधीय बने। यहाँ मनुष्य का जो प्रवेश है वो निषेध है। शांत घाटी के अंतर्गत शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है केरल के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को शांत घाटी से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद देखो और क्या याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ आप लोगों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और वो चीज़ क्या डिस्कस करेंगे, तो देखो जो नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत पर ही यदि हम लोग केरल के अंतर्गत बात करें तो केरल में एक यहाँ झील पाई जाती है और उस झील का नाम है पुन्नामदा कयाल। क्या नाम है उसका, तो उस झील का नाम है पुन्नामदा कयाल। आप सभी को यहाँ दिख रही होगी। अब देखो ये जो पुन्नामदा कयाल है, ये कयाल
वेलिंगटन द्वीप पर है। द्वीप कौन सा है? तो द्वीप है वेलिंगटन। कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप, केरल। बस आपको याद क्या रखना है इसमें? याद ये रखना है कि इस पुन्नामदा कयाल पर एक वलाम कली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कौन सी प्रतियोगिता? वलाम कली प्रतियोगिता। वलाम कली का मतलब क्या है? तो वलाम कली का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों नौका दौड़। क्या है इसका मतलब? नौका दौड़। तो यहाँ पर वलाम कली प्रतियोगिता या नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और यही सवाल याद रख लो, कभी कभी खेल में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध, कौन सी ट्रॉफी का? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सवाल क्या पूछेगा? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखेंगे वलाम कली या नौका दौड़ प्रतियोगिता से। ये भारत के अंदर होने वाली एकमात्र नौका दौड़ है जो कहाँ होती है? केरल के अंतर्गत वेलिंगटन द्वीप पुन्नामदा कयाल पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको नीलगिरी पर्वत से संबंधित थे, जो मैंने आप लोगों को यहाँ सारे तथ्य जितने इससे संबंधित तथ्य थे वो सभी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो एक बार इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, है ना। तो क्या याद रखेंगे? देखो आप साथ ही साथ इसका रिवाइज करते चलो। दक्षिणी पहाड़ियों में पहली पहाड़ी पड़ी हम लोगों ने ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी थी? ब्रह्मगिरी की। ये पहाड़ी कौन से राज्य में? कर्नाटक में। और यहाँ याद रखना है कि कावेरी नदी का इस पहाड़ी से क्या होता है? उद्गम होता है। ये तो बात थी ब्रह्मगिरी के बारे में। दूसरी पहाड़ी हम लोगों ने पढ़ी नीलगिरी की पहाड़ी। देखो नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाया जाता है। फिर से देखेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में इसका विस्तार है। इस नीलगिरी पर्वत पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन होता है। और जहां मिलन होता है वहां पर क्या है? दोदा बेट्टा नाम की एक चोटी है। चोटी कौन से राज्य में? तमिलनाडु के ऊटी नामक स्थान पर है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऊंचाई पूछेगा तो 2636 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। आगे क्या याद रखना है? नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास पाया जाता है? आंसर होगा टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति का यह निवास है। इसके बाद देखा नीलगिरी को भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया? 1986 के अंतर्गत। नीलगिरी पर्वत में कौन सी घाटी पाई जाती है? शांत घाटी या साइलेंट वैली। कौन से राज्य में? केरल में। एक घाटी और आपने पढ़ी है ना, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहाँ पर है वो? उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी है, जबकि साइलेंट वैली केरल के अंतर्गत है। इसके बाद शांत घाटी के अंतर्गत जो वन पाए जाते हैं उनको हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय वन याद रखने हैं। एकमात्र विश्व के ऐसे बने जहां पर सर्वाधिक शांति पाई जाती है और मनुष्य का प्रवेश वहां पर क्या है? निषेध है। इसके बाद इसके आसपास के क्षेत्र को शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। क्या बनाया गया है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया। इसके बाद देखो नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत ही हम लोगों ने देखा कि केरल के कौन से द्वीप पर? वेलिंगटन द्वीप पर। और यहाँ पर कौन सी झील है? पुन्नामदा कयाल है। इस पर कौन सी प्रतियोगिता होती है? वलाम कली या नौका दौड़ प्रतियोगिता। भारत के अंतर्गत एकमात्र नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कौन सी झील पर होता है? पुन्नामदा झील पर या वेलिंगटन द्वीप पर। और इससे संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? तो आंसर होगा नेहरू ट्रॉफी। तो ये सारे तथ्य जो थे वो नीलगिरी पर्वत से संबंधित थे और आप लोग इनको समझ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि कोई चीज़ इसमें से पूछनी हो। तब तक के लिए आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे दक्षिणी पहाड़ियों के अंतर्गत नेक्स्ट पहाड़ी की,
और नेक्स्ट पहाड़ी कौन सी है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है अन्नामलाई की पहाड़ी। अगली कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ी। अब ये अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, यदि हम लोग इस अन्नामलाई की पहाड़ी की बात करें तो देखो इस पहाड़ी का भी विस्तार सेम जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ी थी नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी का जो विस्तार पाया जाता है सेम उसी कंडीशन में इसका भी विस्तार कौन कौन से राज्यों में होगा, तो कर्नाटक के अंतर्गत इसका विस्तार है, केरल में इसका विस्तार है, और इसका विस्तार तमिलनाडु के अंतर्गत भी पाया जाता है। ये पहाड़ी भी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाई जाती है। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, देखो इस पहाड़ी पर एक आप चोटी का नाम याद रखेंगे, और उस चोटी का नाम क्या है, तो देखो वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है उसका, अनाईमुडी। और अनाईमुडी चोटी जो है, इस चोटी की ऊंचाई अगर हम लोग बात करें तो 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अभी हम लोगों ने बात करी थी नीलगिरी पर्वतों पर दोदाबेट्टा नाम की चोटी की, और दोदाबेट्टा 2636 मीटर ऊंची थी, वह दक्षिण भारत की दूसरी। तो यहाँ हमको क्या याद रखना है, देखेंगे अगर सवाल ये पूछे कि दक्षिण भारत की, सवाल क्या पूछेगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो जाएगा, अनाईमुडी। फिर से देखेंगे अनाईमुडी चोटी जो है 2695 मीटर ऊंची है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची क्या है, चोटी होगी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, अनाईमुडी जो शब्द है ना, ये शब्द मलयालम भाषा का शब्द है अनाईमुडी, और इस अनाईमुडी का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे जो हाथियों की सूंड कहते हैं ना आप लोग, तो हाथियों की जो सूंड होती है, इस हाथियों की सूंड से संबंध होता है अनाईमुडी का। तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर ऊंची है, साथ ही साथ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। कैसी होगी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखो जो अन्नामलाई की चोटी है, ये चोटी कौन सी है, अन्नामलाई। अन्नामलाई की जो चोटी, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, आपसे सवाल में ये पूछे कि अन्नामलाई की पहाड़ी की और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस पहाड़ी पर मसालों की, किसकी खेती होती है, इस पर मसालों की खेती की जाती है। केरल के अंतर्गत मसालों की खेती कहाँ होती है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। साथ ही साथ इस पर केरल के अंतर्गत नारियल की खेती भी की जाती है। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी मसालों की खेती और नारियल की खेती के लिए भी क्या है, फेमस है। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को पाल घाट, कौन सा घाट है, पाल घाट, जो पाल घाट दर्रा है वह अन्नामलाई को, पाल घाट दर्रा अन्नामलाई को नीलगिरी से अलग करता है। यहाँ क्या याद रखेंगे, अन्नामलाई को नीलगिरी पर्वत से अलग करता है। ये कौन सा है, तो ये कौन सा घाट अलग करेगा, पाल घाट जो है। तो यहाँ हम लोगों ने अन्नामलाई के बारे में डिस्कस किया। अन्नामलाई की विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अन्नामलाई में मसाले और नारियल की खेती होती है। साथ ही साथ अन्नामलाई को नीलगिरी से अलग कौन करेगा, तो वहाँ आंसर होगा पाल घाट दर्रा। तो ये दूसरी पहाड़ी थी दक्षिणी पहाड़ियों में। इसके बाद हाँ तीसरी पहाड़ी थी। इसके बाद चौथी पहाड़ी और देखेंगे हम लोग, और चौथी पहाड़ी का नाम याद रखेंगे कार्डेमम। क्या याद रखेंगे, तो चौथी है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। और कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी का अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ अन्नामलाई में एक पॉइंट और भी आप लोग याद रख सकते हैं, और वो पॉइंट कौन सा होगा, देखो केरल के अंतर्गत एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है, अगर हम लोग देखें तो उस नदी का नाम है पेरियार। तो इस पेरियार नदी का उद्गम भी इन्हीं पहाड़ियों के आसपास से होता है। और कार्डेमम की पहाड़ी के बारे में देखो क्या याद रखना है, इसका विस्तार जो है वो केवल एक तो केरल के अंतर्गत है। कहाँ पर है इसका विस्तार, केरल में। और केरल के साथ साथ इसका विस्तार और कहाँ पर है, तो इसका विस्तार केरल के साथ साथ तमिलनाडु में।
दोनों में याद रखेंगे केरल और तमिलनाडु के अंतर्गत कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर देखो, जैसा कि इनके नाम से ही मालूम चल रहा है कि इन पहाड़ियों पर एक तो इलायची की खेती ज़्यादा होती है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इलायची होती है वो एक हमारा मसाला होता है। इलायची को किस में शामिल करते हैं? मसालों में शामिल किया जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इलायची के साथ साथ मसालों की खेती ज़्यादा होती है। तो इलायची क्या है? हमारा मसाला है। ये साइंस के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हल्दी क्या है और उसके अलावा इलायची क्या होती है। कभी कभी रीजनिंग में भी ये सवाल आता है, जो बेमेल वाले शब्द होते हैं ना, कि बेमेल चाटिए, भिन्न चाटिए, तो वहाँ पर भी ये सवाल आ जाते हैं कि इलायची कहीं पर, जैसे कि हम लोग फल लिख देते हैं, कहीं पर जो है इलायची को मसाला लिख दिया जाता है, कहीं पर इलायची को हम लोग जड़, तना, ऐसे कुछ अलग अलग वर्ड्सों से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी इसका यूज हो सकता है। तो इलायची की खेती होती है जो कार्डेमम में, और कार्डेमम के दक्षिण में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्डेमम के दक्षिण में सेंट कुट्टा नाम का दर्रा स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? पश्चिमी घाट श्रृंखला और उसके विस्तार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? पूर्वी घाट श्रृंखला की। ये पश्चिमी घाट श्रृंखला था। एक बार आप सभी लोग यहीं पर कमेंट करके ये बताएं कि क्या इन घाटों के साथ साथ, क्या इन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के साथ साथ क्या आपको जो बंदरगाह हैं वो भी पढ़ाए जाएं, या फिर हम बंदरगाहों को अलग से परिवहन के अंतर्गत पढ़ें? आप सभी एक बार इसको कमेंट करके इन बातों को बताएंगे। बाकी का ये अपनी पश्चिमी घाट श्रृंखला जो थी उसका जो सिस्टम वाइज तरीके से हमने अध्ययन किया दोनों वीडियो के अंतर्गत, तो ये कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्या लेके आएंगे, फिर से याद रखना है, तो अगली वीडियो में हम लोग क्या लेके आएंगे? पूर्वी घाट श्रृंखला के बारे में। और जैसा मैंने कहा है वो कमेंट करके आप लोग बताएं। और सभी लोग, तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक और इसको शेयर भी किया करें, और अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो क्या करेंगे? डिसलाइक करेंगे ना सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।